राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी क्लासेस चल रही है और निरंतर क्लासेस देने का मैं प्रयास कर रही हूँ। आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास रहेगी। कल मैंने मनोविज्ञान की क्लास डाली थी और हमारी फर्स्ट यूनिट मनोविज्ञान की कंप्लीट हो चुकी थी और कल हमने सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। तो जिन विद्यार्थियों ने, जिन मित्रों ने पहले वाली साइकोलॉजी की हमारी क्लासेस नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाली क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पे फर्स्ट यूनिट का टोटल मैटर करवाया गया है। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। मनोविज्ञान की अलग है, हिंदी साहित्य की अलग है, व्याकरण की अलग है, जीके की हमारी अलग है। तो आपको देखने में, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ से उनका पहले देख लीजिए, उसके बाद आप आगे का मैटर देखेंगे। फिर से कहना चाहूँगी मित्रों की क्लासेस निरंतर देखें और नोट्स भी बनाते रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम पर भी मैं समय समय पर अपने नोट्स अपलोड कर देती हूँ, क्लासें डाल देती हूँ। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़े रहें और वहाँ पर समय समय पर मैं पोल के माध्यम से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पर डालती हूँ। तो जिससे आपको अपना अवलोकन रहेगा, मूल्यांकन रहेगा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस हल करें और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए मित्रों, आज हम करते हैं हिंदी साहित्य। इससे पहले हमारी हिंदी साहित्य की क्लासेस हो चुकी थी। हमने देख लिया था कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो वर्णन है किसने किया था, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास आपके किसने लिखा था। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया था कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आपके थे गौरसादत्त तासी। एक बार मैं बता देती हूँ, सबसे पहले आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो थे वो थे गौरसादत्त तासी। ठीक है, जैसा कि हमारा मेन उद्देश्य रहता है, हम नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास वाला थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं ताकि इससे हमारा जो पिछला है वो हम भूले नहीं और वो भी हमारा साथ साथ रिविजन होता रहे। तो सबसे पहले बात करें कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का अगर किसी ने कार्य किया तो वो थे आपके गौरसादत्त तासी। ठीक है, और इनका जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था आपके, इस्तुआर द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। ठीक है, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ध्यान रखेंगे किस में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में। और ये गौरसादत्त तासी भी कौन थे, फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि गौरसादत्त तासी के बाद में हमारा आगे आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ने लिखा था आपके शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर इन्होंने लिखा था, शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर, है ना। लेकिन ये लिखने वाले जो थे हिंदी साहित्य भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम हिंदुस्तानी थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, याद रखेंगे। इसके बाद आगे आता है, आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, ये एक अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का तीसरे नंबर का आपके प्रयास किया गया था। देखिए, सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो कि एक अंग्रेज थे। इनके ग्रंथ का क्या नाम था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ का क्या नाम था, याद रखेंगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, याद रहेगा। इसका प्रकाशन वर्ष कब था आपके, 1889। प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि प्रकाशन वर्ष क्या था इसका, 1889। लेकिन इससे पहले 1888 में 1888 ईस्वी में भी ये एक विशेषांक पत्रिका के विशेषांक के रूप में भी प्रकाशित हो चुका था। विशेषांक पत्रिका के विशेषांक के रूप में भी प्रकाशित हो चुका था 1888 में। लेकिन एक ग्रंथ के रूप में, एक पुस्तक के रूप में एक प्रकाशित हुआ आपके 1889 ईस्वी में। ये सन आपको ध्यान रखना है। और मित्रों ये मैटर बहुत है, अगर ये आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से तो कोई गलत आपका नहीं होगा। इससे ज़्यादा हमें अनर्गल मैटर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए कि इसकी भाषा कौन सी थी, इस ग्रंथ की भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी। ऑब्वियसली ये अंग्रेज थे तो इन्होंने लिखा भी अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो आपके इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है, और किस नाम से किया था, इन्होंने नाम परिवर्तन करके और इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किसने, किशोरी लाल गुप्त ने, याद रखेंगे मित्रों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, पद्धति की बात करते हैं कि पद्धति की, किस पद्धति के आधार पर ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था। इससे पहले हमने जो शिव सिंह सरोज और गौरसादत्त तासी का ग्रंथ देखा था, उन्होंने आकार आदि के वर्णानुक्रम जो पद्धति होती है, अल्फ़ाबेट जिसको हम कहते हैं, है ना, उस आधार पे उन्होंने वर्णन किया था। लेकिन इनकी जो पद्धति थी वो कैसी पद्धति, काल क्रमानुसार पद्धति थी, यानी कि इन्होंने काल के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है, याद रखेंगे।
और इसमें 952 कवियों का इन्होंने वर्णन किया था। और ये जो 952 कवियों का इन्होंने वर्णन किया था ये सभी हिंदी के कवि। इनकी जो पद्धति थी वो कौन सी थी? कालक्रमानुसार पद्धति। इससे पहले हमने देखा था गारसा दत्तासी और शिव सिंह सरोज ने, उनकी जो पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति थी। ठीक है, वर्ण के आधार पर, आकार आदि क्रम के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था, लेकिन इन्होंने कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया था। ये इनकी कालक्रमानुसार पद्धति थी। इन्होंने 952 कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ हिंदी के कवियों का ही उल्लेख किया है मित्रों। ठीक है, ये इनके ग्रंथ की एक कमी भी मानी जाती है कि इन्होंने मात्र हिंदी के कवियों का ही उल्लेख किया है। जैसे आपके चारण साहित्य वाले कवि थे, और जैसे आपके आदिकाल के कवि है, प्राकृत भाषा के कवि थे, अपभ्रंश के कवि थे, उनको इन्होंने नज़रअंदाज किया था। ठीक है, केवल हिंदी के कवियों का ही इन्होंने उल्लेख यहाँ पर किया है, तो ये इनकी एक ग्रंथ की कमी भी मानी जाती है। आगे अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण इन्होंने किस रूप में किया था, इन्होंने चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य, जैसी का प्रेम काव्य के रूप में इन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, इस ग्रंथ की रचना के लिए ग्रियर्सन ने बहुत सारे जो ग्रंथ थे उनको एक आधार ग्रंथ माना, और उन आधार ग्रंथों के आधार पर ही इन्होंने अपने ग्रंथ का निर्माण किया था। तो हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिन्होंने इनको अपना आधार बनाया था। जैसे कि आपके गारसा दत्तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ था। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज था। भक्तमाल वेरी इंपॉर्टेंट रचना है मित्रों, ये भक्तमाल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भक्तमाल नाभादास की, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि भक्तमाल किसकी रचना है? आपके नाभादास की। आगे गोसाई चरित बाबा बेनी माधवदास की थी, आपके गोसाई चरित। इसके अलावा कालिदास हजारा जो कि कालिदास त्रिवेदी की थी। काव्य श्रृंगार संग्रह सुंदरी तिलक, विचित्रोपदेश जो कि कक्षेदी तिवारी की थी। ये ग्रंथ हमने देखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा शुरू होने से पूर्व कुछ ग्रंथ इन पे लिखे गए थे। ये इन्हीं ग्रंथों का आधार बनाकर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इनका जो ग्रंथ था वो 12 अध्यायों में बटा हुआ था। इनके ग्रंथ में 12 अध्याय थे, तो ये भी इनके ग्रंथ की एक कमी मानी जाती है कि इनका जो ग्रंथ था इस ग्रंथ में बहुत सारे अध्याय थे, बहुत ज़्यादा अध्याय हो गए थे। जैसे कौन कौन से 12 अध्याय में इनका ग्रंथ विभक्त था? जैसे चारण योग, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी का प्रेम काव्य, मुगल काव्य, 1857 की क्रांति के समय का जो एक वर्णन था वो इन्होंने माना है। ठीक है, और रानी विक्टोरिया के समय का जो काल था, इन सब कालों को इन्होंने अपना एक आधारभूत तत्व माना और इन्होंने इन्हीं 12 अध्याय में विभक्त करके अपने ग्रंथ की रचना की थी। इनकी जो एक कुछ कमियां भी मानी जाती है इनके ग्रंथ में, ये एक सही वैज्ञानिक कालक्रम वर्णन नहीं था, वैज्ञानिकता इसमें नहीं थी, क्रम आधारित सही नहीं था, और इसमें 14वीं शताब्दी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल हिंदी के कवियों का ही उल्लेख किया गया, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर देख लिया था कि इनके ग्रंथ में मात्र केवल हिंदी के कवियों का ही उल्लेख किया गया था। तो मित्रों, आज ये हमने पढ़ा हिंदी साहित्य में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, कि इनके ग्रंथ का नाम क्या था, प्रकाशन वर्ष कब था, और क्या क्या इनके ग्रंथ में था, ये हमने पढ़ा। और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहीं से निकल कर आते हैं। एक तो इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है, इनका प्रकाशक कौन था, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, भाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, और सबसे एक पद्धति के बारे में पूछ लिया जाता है, और बस इंपॉर्टेंट तो यही है मित्रों, है ना। इससे अलावा इसके बारे में कोई ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं का, कि मिश्र बंधुओं ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, कौन सा लिखा, किस नाम से लिखा, तो हमारी आगे की क्लासेस रहेगी। मित्रों, एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि हमारा एक स्लोगन भी है कि जैसे विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो मित्रों, आप अपनी तैयारी में बिल्कुल निश्चिंतता के साथ लग जाइए। नियमितता, निरंतरता, लगन और मेहनत, अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं मित्रों, तो यकीनन दावा है मेरा, यकीन मानिए कि आपको आपकी मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन मित्रों, शर्त बस यही है कि हमें बहाने छोड़ने होंगे। कई मित्र बहुत सारे बहाने बनाते हैं, हमको समय नहीं मिलता, कई कामकाजी महिलाएं मेरी बहनें वो भी कहती
है। हालांकि मैं मानती हूँ उनकी मजबूरी है कि उनको समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मित्रों हमें कैसे भी करके अगर हमें हमारा सपना पूरा करना है, हमें हमारा लक्ष्य पूरा करना है, तो हमें समय निकालना ही होगा। सभी के पास वही 24 घंटे होते हैं और सभी को अपने अपने काम होते हैं, लेकिन फिर भी मित्रों अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो हमें इन 24 घंटों में से समय चुराना होगा, हमें अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना होगा। जैसे भी हमको समय मिले, सुबह शाम दोपहर रात को जब भी हमको समय मिले, हमें तुरंत अपनी किताब उठानी है और हमें हमारा टॉपिक क्लियर करना है। एक बात मित्रों मैं कहना चाहूँगी, फिर से कहूँगी, रोज कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करें। वैकेंसी का इंतज़ार वो करते हैं जो भीड़ का हिस्सा होते हैं। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है मित्रों, आपको एक अपनी अलग रणनीति बनानी है और अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है। मित्रों हम कई बार कहते हैं कि कोचिंग में जाने से सिलेक्शन होता है, लाइब्रेरीज़ में जाने से सिलेक्शन होता है, 10-10 12-12 घंटे का पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है। तो मित्रों मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि सिलेक्शन कोचिंगों में जाने से, लाइब्रेरीज़ में जाने से नहीं होता है मित्रों। सिलेक्शन होता है जी जान से कड़ी मेहनत करने से सिलेक्शन होता है। अगर कोचिंग में जाने से, लाइब्रेरीज़ में जाने से अगर सभी का सिलेक्शन होता मित्रों, तो आज हम देखते हैं कि कोचिंगों में कई विद्यार्थी भरे पड़े हैं, तो उन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? वहाँ पे सिर्फ गिने चुने लोगों का ही सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि जिनका लक्ष्य एकमात्र होता है, टाइम पास करना नहीं होता, जिनका लक्ष्य एकमात्र होता है कि हमें हमारा मंजिल प्राप्त होनी चाहिए। तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जी जान से अपनी मेहनत करके अपने लक्ष्य पे लग जाए। आज से अपनी सफलता को एक मुट्ठी में बांध लीजिए कि जब तक हमारी सफलता हमको नहीं मिल जाती, हम अपनी मुट्ठी बंद ही रखेंगे और मेहनत, लगन और ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आज सरिता दीदी का आपको यही कहना रहेगा कि पढ़ाई करते रहें, मज़े में रहें। ये हमारा जैसा कि काम है, पढ़ेंगे वही जो काम का है, अनर्गल कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मित्रों, शेयर भी कीजिएगा, स्टेटस पे भी लगाएं ताकि जो अन्य विद्यार्थी है, मित्र है, वहाँ तक हमारी क्लासेस पहुँचे और आपकी सरिता दीदी को निरंतर काम करने का एक हौसला मिले। मित्रों धन्यवाद।